दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की भूगोल, हमारा पर्यावरण का अध्याय 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे बस्ती किसे कहते हैं, बस्तियों के जो प्रमुख प्रकार हैं, अस्थाई बस्ती और अस्थाई बस्ती किसे कहते हैं, ग्रामीण और शहरी बस्ती क्या हैं और इनकी प्रमुख विशेषताएं और अंतर क्या होते हैं, परिवहन के प्रमुख प्रकार और साधन कौन से होते हैं, और अंत में आप जानेंगे संचार और इसके प्रमुख उपयोग क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 के भूगोल, हमारा पर्यावरण का अध्याय 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। दोस्तों अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव जो होता था वो भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ी और नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, घर बनाना, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास मानव ने किया और इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो आवास यानी बस्तियां, आवास जो है दोस्तों वे स्थान अथवा भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं, उसे बसाव स्थान कहते हैं। आवास यानी रहने का जगह जो होता है उसे कहते हैं। बसाव स्थान क्या है, तो वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए कुछ प्राकृतिक दशाएं अनिवार्य हैं, जैसे अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी होना वहाँ पर आवश्यक है। बस्ती किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो बस्तियाँ होती हैं वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष और गुफाओं में रहते थे। जब उन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना जरूरी हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और वहां की भूमि भी उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास नदी घाटियों से हुआ। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता टिग्रिस, नील और हुआंगहो नदियों के किनारे विकसित हुई अनेक सभ्यताएं हैं। आपको कमेंट बॉक्स में सिंधु घाटी, टिग्रिस और जो है दजला, फरात नदियों के किनारे विकसित हुई जो सभ्यताएं हैं उनके नाम बताने हैं। बस्तियां, तो दोस्तों बस्तियों के दो प्रकार हैं। कुछ बस्तियां अस्थाई होती हैं और कुछ बस्तियां अस्थाई होती हैं। अस्थाई बस्तियां क्या है, तो ऐसी बस्तियां जो हैं अस्थाई बस्तियां होते हैं। यहाँ पर ऐसे बस्तियां अस्थाई बस्तियां हैं जहाँ पर लोग रहने के लिए अस्थाई रूप से वहाँ पर घर बना लेते हैं। लेकिन जो अस्थाई बस्तियां हैं यानी टेम्परेरी बस्तियां जो होती हैं वो ऐसे जगह हैं, ये कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। जैसे घने जंगल, गर्म और ठंडे रेगिस्तान और पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। अस्थाई बस्तियों में रहने का जो कारण होता है, एक तो आखेट या शिकार, फिर भोजन संग्रह और स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करने के लिए अस्थाई बस्तियां बनाई जाती हैं। और ये अधिकांश बस्तियां जो होती हैं वो आज अस्थाई बस्तियां हैं और इन बस्तियों में लोग रहने के लिए अपना अस्थाई घर बनाते हैं। ऋतु प्रवास एक शब्द आया था, तो ऋतु प्रवास क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। एक मौसम से दूसरे मौसम में कुछ लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं और फिर मौसम अनुकूल होने पर फिर अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। ये देखिए एक छोटी सी कहानी है, आप इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं बस्तियों के बारे में और ग्रामीण और शहरी परिवेश के बारे में आप इनसे काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। कहानी ऐसे है कि मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। एक शब्द आया
ट्रैफिक जाम यानी अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेज थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद एक लड़का है जो हाल में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा कि तब लोग शहर क्यों आ जाते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे शहरों में नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सकीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग रहेंगे कहाँ, क्योंकि जगह तो बहुत थोड़ी सी है। तब मिस्टर थॉमस ने कहा कि यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ और अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। तब प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी वार्ता या कहानी से आप गांव और शहर के परिवेश के बारे में काफ़ी हद तक जान गए होंगे। तो ऊपर का जो संवाद था उससे ग्रामीण और शहरी बस्ती के दो रूप उभर कर सामने आते हैं। ग्रामीण और शहरी बस्ती तो ये क्या है? गांव जो है ग्रामीण बस्ती होती है, जहां लोग प्रारंभिक कृषि जो उनका व्यवसाय होता है, कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं ग्रामीण बस्तियों में। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण दोनों हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर और व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे गांव में अति सघन बस्तियां भी पाई जाती हैं और प्रकीर्ण बस्तियां यानी कि विविध प्रकार की बस्तियां, या जहां पे घर अत्यधिक दूर दूर या विरल बसे होते हैं, तो दोनों प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। जहां पे मैदानी इलाका है, घर बनाने की सुविधा अच्छी है, वहां पे घनी बस्तियां पाई जाती हैं। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में ये बस्तियों के जो घर होते हैं वो दूर दूर पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, और जिन स्थानों पर बर्फ के समय जल जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री का प्रयोग इनके लिए होता है, जैसे पत्थर, कीचड़, चिकनी मिट्टी और घास फूस इत्यादि घर बनाने के लिए प्रयोग होता है। जबकि नगरीय बस्तियों की स्थिति इसके उलट होती है। नगरीय बस्तियों में घर छोटी और शहर उनमें बड़ी बस्तियां होते हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनमें बड़ी बस्तियां होती हैं, और नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं, और वहाँ पर जो घर बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री होती है वो ईंट, बालू, सीमेंट, मोरंग और बड़े महंगे प्रकार के घर निर्माण सामग्री में यूज किए जाने वाले, जैसे टाइल्स, मार्बल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब खैर, गांव और शहरों में स्थिति बहुत अलग अलग नहीं रह गई है, क्योंकि गांव में भी लोग अब जो प्राकृतिक आवास थे या प्राकृतिक घर थे उनको समाप्त करके लोगों ने पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है। अब आइए देखते हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में। परिवहन लोगों के आने जाने के लिए, सामान ढोने के लिए प्रमुख साधन होता है। परिवहन जो होता है दोस्तों, ये लोगों के आवागमन और सामान के आवाजाही के लिए बहुत प्रमुख साधन होते हैं। पुराने समय में अत्यधिक दूरी की यात्रा करने में बहुत समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हुआ और समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। लेकिन आज भी कहीं कहीं पर लोग पशुओं का प्रयोग परिवहन के रूप में
करते हैं। ये देखिए एक चित्र आपको दिख रहा है, ये बर्फ़ का मकान है। तो ये बर्फ़ के बने मकान कहाँ पाए जाते हैं और उन्हें कौन बनाता है और वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि ये मकान इग्लू कहलाते हैं। इग्लू इन मकानों को कहा जाता है, बर्फ़ के बने मकान को इग्लू कहा जाता है दोस्तों, और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो लोग जो है रेंडियर और वालरस का शिकार करते हैं। इन्हें इनुइट कहा जाता है। इनुइट लोग इन मकानों में रहते हैं और बर्फीले जगहों पर पाए जाने वाले रेंडियर और वालरस इत्यादि का शिकार ये लोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में सामान्यतः जो पशुओं का प्रयोग यातायात में किया जाता है उसमें मुख्य रूप से गधे हैं, खच्चर, बैल और ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के इंडीज पर्वत के क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिका के जो इंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का प्रयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेकों महीनों लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे, लेकिन हवाई मार्ग या जो वायु परिवहन है उसने यात्रा को बहुत आसान बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधनों ने समय और ऊर्जा की बचत की है। अब आइए देखते हैं दोस्तों परिवहन के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। तो परिवहन के जो 4 प्रमुख साधन हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग तो दोस्तों कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग के साधन होते हैं। सड़कें किसी भी देश के विकास की जीवन रेखा कहलाती हैं, और क्योंकि ये जो हैं उस देश के आवागमन या आर्थिक क्रियाओं और व्यापारिक क्रियाओं के प्रमुख स्रोत होती हैं। सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है, जबकि मरुस्थलीय वन क्षेत्र और ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग दुनिया के ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, और भूमिगत सड़कें जो होती हैं उनको भूमिगत मार्ग या सबवे कहा जाता है। फ्लाईओवर और ऊंची संरचनाओं के ऊपर ये सब बनाए जाते हैं। तो सड़क मार्ग जो है दोस्तों यातायात का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन है। इसके अलावा जो रेल मार्ग है, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से और कम खर्च में अधिक लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोया जा सकता है। वाष्प के इंजन पहले थे, तो वाष्प या स्टीम इंजन की खोज ने औद्योगिक क्रांति को रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान किया। अब तो डीजल इंजन और विद्युत इंजनों का व्यापक प्रयोग हो रहा है, और वाष्प के इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजन हैं। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है, और उन्नत टेक्नोलॉजी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो पाया है, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, और एशिया में यह सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एक देखिए दोस्तों, एक फैक्ट है आपको, ये ऊंचाई पर दिखाया गया जो रेल मार्ग है ये दिखा रहा है जायनिंग से लहासा तक के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो ये बहुत ऊंचाई पर चलने वाली रेलगाड़ी है। ये देखिए एक चित्र आपको ब्लू बॉक्स में दिखाई दे रहा है, आपको इसे जानना चाहिए। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, मतलब पूरे रूस को ये कवर करता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। देखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है साइबेरिया को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ता है, जो कि लेनिनग्राड जिसे सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगला रेल मार्ग के बाद देखते हैं जल मार्ग। तो वाटरवे जो दोस्तों, ये प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्गों का अधिक उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी और भारी एवं बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय जलमार्ग और दूसरा समुद्र मार्गी जलमार्ग। तो नई जो नाव चलाने युक्त नदियां होती हैं और झीलें होती हैं, उनका प्रयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी, ये जलमार्ग के लिए प्रमुख जो हैं नदी तंत्र हैं। समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री जलमार्ग परिवहन का प्रयोग किया जाता है। ये मार्ग जो होते हैं ये पत्तनों या बंदरगाहों से जुड़े होते हैं और दुनिया के कुछ प्रमुख पत्तन हैं, एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये सभी दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पत्तन हैं जहां से बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कार्य किया जाता है। ये देखिए, एक परिवहन का साधन है वायुमार्ग, सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग जो है ये सबसे द्रुतगामी परिवहन का साधन है। 20वीं सदी के आरंभ में यह परिवहन का सबसे तेज साधन है और ईंधन की लागत अधिक होती है, लेकिन इसके कारण ये अधिक महंगा साधन है, लेकिन बहुत कम समय लेता है। वायु यातायात खराब मौसम, कोहरा और तूफान में कुप्रभावित जरूर होता है, लेकिन ये बहुत ही तीव्र साधन है यातायात का। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से ऐसे जगहों पर जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं हैं। हेलीकॉप्टर ऐसे जगहों पर भी संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने और भोजन, जल सामग्री आदि पहुंचाने का कार्य कर सकता है, जहां पर सड़क और रेल परिवहन उपलब्ध नहीं है। कुछ प्रमुख हवाई पत्तन जो हैं वो हैं दोस्तों दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट तथा काहिरा। ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगला है दोस्तों संचार। तो संचार जो है, जो चैप्टर है हमारा मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत बस्तियाँ आपने पढ़ लिया, परिवहन के साधन पढ़ लिया। अब संचार यानी कि कम्युनिकेशन। तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। एक दूसरे से सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है वो संचार कहलाती है और वर्तमान युग तकनीकी विकास का युग है। इसमें मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र का जो विकास है ये लोगों को बहुत तेज़ी से जोड़ा है और पूरी दुनिया एक इंटरनेट या जो है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या पूरी दुनिया एक वैश्विक जाल से घिर गई है। संचार के क्षेत्र के विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है और सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के साधनों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी मात्रा में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क के माध्यम भी कहा जाता है। सैटेलाइट के प्रयोग से या सैटेलाइटों के जो हमारा प्रक्षेपण किया जाता है उसके प्रयोग से संचार में तीव्रता आई है। अनेक प्रकार के खनिज संसाधन जैसे तेलों की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान, ये सभी जो हैं सैटेलाइट सहायक होते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं और सेलुलर फ़ोन के माध्यम से बेतार टेलीफोनिक संचार बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में केवल सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं बल्कि हमारा जीवन अधिक सुखमय हो गया है। हम दूर बैठे अपने किसी परिचित दोस्त या रिश्तेदार से आमने सामने मतलब मल्टीमीडिया माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उससे आमने सामने वर्चुअल रूप में बातचीत कर सकते हैं। और संचार क्रांति का ही प्रयोग है या उसका प्रभाव है कि हम घर बैठे रेल, हवाई जहाज़ और सिनेमा या होटल के टिकट रिजर्व कर सकते हैं और संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों और सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। दोस्तों बहुत ही आसानी से जो है
एनसीईआरटीज़ की बुक में दिया जाता है ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। और मैंने कोशिश भी किया है कि आप जो भी नई शब्दावलियाँ आई हैं उनको आसानी से समझ सकें। ये देखिए एक चित्र है आपके समझ के लिए, दुनिया के प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन। समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन इधर से देखते हैं तो जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों पे है ये जल पत्तन कहलाते हैं यानी बंदरगाह। और जो अंदर हैं जो मतलब द्वीप तटीय क्षेत्रों में नहीं हैं, महाद्वीपों के अंदर हैं, वो अधिकतर आपके हवाई पत्तन कहलाते हैं। ये देखिए सैन फ्रांसिस्को जो है वो बंदरगाह है, यहाँ पर सेंटियागो बंदरगाह है, फिर ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, पेरिस है आपका, यहाँ पे बर्मिंघम है, और जो सेनेगल की राजधानी यहाँ देखिए डकार है, डकार से सीधे न्यूयॉर्क आप पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग है, डकार से सीधे अटलांटिक महासागर होकर आप पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। और जो जल मार्ग हैं दोस्तों, जल मार्ग समुद्री मार्ग होते हैं। और जो हमारा समुद्री मार्ग है, जैसे ये देखिए जोहानसबर्ग से सीधे हवाई यात्रा मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ तक है। इसके अलावा मॉरिशस से मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, कोलकाता पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से शंघाई, न्यूयॉर्क, मॉस्को, तेहरान आदि जगहों पर हवाई यात्रा किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा महासागरीय पत्तन हैं उनके द्वारा भी हम पूरी दुनिया में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ये जो हमारा हवाई परिवहन है, जैसा कि हमने देखा कि यातायात का सबसे तीव्र साधन है। भले ही ये महंगा है लेकिन आजकल इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।